हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 1 जनवरी को मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसीलिए मेरी आपसे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज थोड़ा सा लेट है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल खुशियों से भरा हो, आपकी प्रोग्रेस हो, आप खुश रहें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि हमारा जो नया बैच है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 2 जनवरी वाला बैच ऑलरेडी चल रहा है। अगर 1 फरवरी नए बैच में आपको एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं टॉपिक की। मेरे पास आज सैमसंग का एक मॉडल है और इसका मॉडल है सैमसंग A03 कोर। बिल्कुल नया फ़ोन है और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, यानी डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। इस फ़ोन को मैंने इस फ़ोन का वीडियो अपलोड करने के लिए इसीलिए सोचा क्योंकि सबसे पहली बात ये खुला नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, ये जो फ़ोन आप देख रहे हो ये SPD CPU बेस्ड फ़ोन है, इसमें स्पेक्ट्रम CPU लगा है। और जितने भी अभी नए फ़ोन आ रहे हैं जो स्पेक्ट्रम CPU के हैं उनका सर्किट थोड़ा अलग है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा नया टॉपिक है, आपको भी एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। और तीसरा, इसका सर्किट अवेलेबल नहीं है, तो इसमें हम सीखेंगे कि कोई डेड फ़ोन आता है और सर्किट अवेलेबल नहीं है तो उसको दूसरे सर्किट को स्टडी करके किस तरीके से रिपेयर करना है। तो सबसे पहले कोई भी डेड फ़ोन आता है तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले हम DC पावर सप्लाई पे चेक करेंगे और DC का आई चार्जर का एम्पियर कंजप्शन चेक करेंगे। इसी से कुछ आइडिया लग जाएगा कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम चेक करते हैं आई चार्जर पे। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन है। मैं बैटरी को यहाँ पे लगा लेता हूँ और देख सकते हैं ये आई चार्जर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ फ़ोन को और देखते हैं कि कितना एम्पियर कंजप्शन होता है फ़ोन के अंदर। तो देखिए मैंने ये चार्जर लगाया और चार्जर लगाते ही देखिए यहाँ पे 0.7 0.8 एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम एक बार DC से कनेक्ट करके देखते हैं। देखिएगा DC पावर सप्लाई से कनेक्ट करने पे क्या होता है। तो ये मैंने जैसे ही कनेक्ट किया ये, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं लिया है फ़ोन ने। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है फ़ोन में। ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन होगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करके देखिए थोड़ा लूज़ है। ठीक है, मैं एक बार, हाँ ये कनेक्ट हो गया। अब मैं ऑन ऑफ को प्रेस कर रहा हूँ और देखते हैं कितना एम्पियर कंजप्शन लेता है। तो देखिए मैं ऑन ऑफ को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने ऑन ऑफ को प्रेस किया तो यहाँ पे तो कोई नहीं लिया। एक बार अच्छे से मुझे प्रेस करना होगा, लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं अगर ऑन ऑफ को प्रेस करता हूँ अभी भी सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार अच्छे से इसको कनेक्ट करता हूँ, देखिए। ठीक है, और ठीक है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रेस करना होगा ऑन ऑफ के लिए। अब देखिए DC पावर सप्लाई में ये प्रेस करने पे देखिए यहाँ पे कोई भी एम्पियर कंजप्शन तो नहीं दिख रहा है। देखिए हल्का सा एम्पियर कंजप्शन लेता है। फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए हल्का सा एम्पियर कंजप्शन फ्लिक करता है, उसके बाद से बैक हो जाता है, मतलब ये ट्रिगर नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको DC पे आई चार्जर पे लगाने पे 0.6 एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि फ़ोन ऑन है। ठीक है, 0.6 एम्पियर कंजप्शन लेने के बहुत सारे मायने होते हैं और DC पे बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ट्रिगर होकर बैक हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके पावर सेक्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। थोड़ा बहुत बूटिंग टाइम भी नहीं हो रहा है प्रोसेस, बस थोड़ा सा लेके और फिर बैक हो जा रहा है। तो इसको हम शुरू से डायग्नोसिस करके देखते हैं कि इस फ़ोन में क्या फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फ़ोन है सैमसंग का, ये बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक रिपेयर्ड नहीं है। और इसकी जो ऊपर की जो स्टील सील्ड है वो भी अभी निकली नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे देखने से लगता है कि थोड़ा सा ये यहाँ पे कुछ फिजिकली डैमेज सा लग रहा है। देखिए स्टील यहाँ पे दबी हुई है, तो इसका भी खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो मैं काम करता हूँ, कैमरे को निकाल लेता हूँ। ठीक है,
ताकि, क्योंकि सील्ड अभी अपन को निकालना पड़ेगा रिपेयरिंग के लिए। बाकी पीछे देखिए, यहाँ पे भी मैं कैमरे को हटा लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग के, यहाँ पे चार्जिंग आईसी है, यहाँ की भी सील्ड नहीं निकली है और सीपीयू यहाँ पे लगता है, यहाँ पे भी कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो सबसे पहले देखो, लो बूटिंग का फ़ोन है और ऑन ऑफ प्रॉपर ट्रिगर नहीं हो रहा है, 0.6 मिली एम्पियर का एम्पियर कंजप्शन है। तो सबसे पहले ये जो आप सील्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पे पावर आईसी लगी है। तो सबसे पहले हम पावर आईसी की सील्ड निकालेंगे और देखेंगे कि इसकी कंडीशंस क्या है, वोल्टेज बन रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं सील्ड को ना कटर से कट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी सैमसंग के ब्लू बोर्ड आते हैं और ग्रीन बोर्ड आते हैं, ये बहुत वीक होते हैं। तो इसमें आप ज़्यादा असेंबली मत यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार आप देखना ऐसे फ़ोनों में अगर हम सीपीयू भी उतारते हैं तो बोर्ड के फूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इस फ़ोन में ना इसका जो सील्ड है वो बहुत वीक है, तो इसको हम ईज़िली कटर से धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस सील्ड को मैं कटर से निकालने की ही कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल आराम से आप एक फ्रेश कटर लें और कॉर्नर धीरे धीरे निकालते जाएं, बस आपको खींचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से खींचने के चक्कर में ही सील्ड निकालने के चक्कर में ट्रैक्स डैमेज होते हैं। तो इसको मैं नॉर्मली मैं कटर से ही कट कर रहा हूँ। देखिए, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि माइक्रोस्कोप में देख के कटर से काटना मुश्किल होता है, लेकिन मैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट पूरी सील्ड को निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बस यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कॉर्नर पे बचा हुआ है, इसको निकालना है। ठीक है, तो ये कॉर्नर को, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये सील्ड निकाल ली है। ठीक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एसपीटी की पावर आईसी है, इसका नंबर है SC2721Z। और ये जो आईसी देख रहे हैं इसके पास 1 2 3 4 5 कॉइल्स हैं। तो सबसे पहले रिपेयरिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ी सी पावर आईसी की कॉन्फ़िगरेशन समझा दूं। ठीक है, सबसे पहले ये जो आप कॉइल देख रहे हो, इस पे एक वीपीए की वोल्टेज बनती है, वोल्टेज 4PA जैसे मीडियाटेक में बनती थी। ये जो वोल्टेज होती है ये निकल के जाती है 4GPA के लिए। तो अभी इसका कोई कंसर्न नहीं है, इसके सेट के डेड होने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी वोल्टेज निकलती है 0.6 से 1.2 कोर की सीपीयू के लिए। तीसरी वोल्टेज निकलती है 0.6 से 1.2 कोर की सीपीयू के लिए। और ये जो चौथी कॉइल है, यहाँ पे एक वोल्टेज बनती है 1.8। आपने पढ़ा था कि जितने भी क्वालकॉम या मीडियाटेक के फ़ोन होते थे उसमें एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनती थी, आपको अगर याद हो। और ये 1.8 की जो सप्लाई होती थी ये जैसे 4GPA पे भी जाती थी, 2GPA पे भी जाती थी, सीपीयू पे eMMC की इनपुट होती थी, आपको याद होगा। तो वो LDO से बनती थी, लेकिन इस मॉडल में ये जो SPD की जो ये आईसी लगी है, इसके अंदर एक 1.8 यहाँ पे बनती है और ये 1.8 सीपीयू में भी जाती है, eMMC का इनपुट भी होता है और काफ़ी सारे आईसीस का इनपुट वोल्टेज होता है 1.8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है 1.8। अगर ये वोल्टेज कहीं भी ख़राब हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाली कॉइल आप देख रहे हो ना, ये है लो LDO, 1.3 या 1.4 के आसपास की वोल्टेज होती है। और ये जो वोल्टेज होती है ये इसी में से निकल के इसी के अंदर चली जाती है और इसके LDO सेक्शन को ऑन करती है। तो अभी हमारा पहला काम होगा बग को चेक करना। ठीक है, तो हम बग जब चेक करेंगे तो यहाँ पे 0.6 यहाँ पे आएगा 1.8 और यहाँ पे 1.4 आने चाहिए। अब इस फ़ोन में एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आपने अगर मीडियाटेक का फ़ोन पढ़ा था तो उसमें एक्सटर्नल बक कन्वर्टर होता था, उसी तरीके से इसके अंदर भी एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर की तरह एक आईसी दी है। और ये आईसी यहाँ पे एक बक सप्लाई जनरेट करती है 0.6 से 1.2 और ये सीपीयू के लिए भी होती है। तो अगर इस कॉइल पे भी वोल्टेज नहीं बने या आईसी ख़राब हो जाए, उस सिचुएशन में भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर भी है और 5 यहाँ पे कॉइल्स भी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि अगर हमारे फ़ोन में डेड आता है लो बूटिंग में तो कैसे डायग्नोसिस करना है। सॉर्टिंग तो देखो है नहीं, क्योंकि डीसी पावर सप्लाई ने ऑटो एम्पियर नहीं लिया। तो मैं सबसे पहले इस बोर्ड को यहाँ पे ऐसे करके टाइट करूँगा। और मुझे सिर्फ, मैंने आपको मेरे हर वीडियो में बताया है कि जब भी किसी डेड फ़ोन को हम रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी डेड फ़ोन अगर आप रिपेयरिंग करोगे तो सबसे पहले आपको चार्जिंग वाला पत्ता लगाना है इस तरीके से। देखो, ये LCD का फ्लेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या लगाना है, चार्जिंग का फ्लेक्स लगाना है।
ठीक है। और देखो सबसे पहले इसकी चार्जिंग आईसी तो बैक साइड में लगी है, तो बीपीएच वहाँ जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इस आईसी के आसपास भी चेक कर सकते हैं बीपीएच, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार्जिंग का पत्ता लगा लिया है और अब मैं चेक करने जा रहा हूँ यहाँ की वोल्टेजेस, ठीक है। हाँ अब बन गई देखिए, तो इससे ही कंफर्म हो जाता है कि हमारी सबसे पहली जो वोल्टेज है बीपीएच बन रही है, तो हमें चार्जिंग आईसी के पास अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, बीपीएच यहाँ पे फ्लक्चुएशन में है, बीपीएच बन तो रही है लेकिन देखिए अप डाउन हो रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर कभी बीपीएच अप डाउन हो तो एक बार आप बैटरी को लगा के बीपीएच चेक कर लो, ठीक है। कई बार बैटरी निकली होती है ना, तो मीडियाटेक या एसपीडी के फ़ोन्स में बीपीएच का फ्लक्चुएशन होता है, तो ये कोई फॉल्ट नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये फॉल्ट है, अभी इसको अपन लगा के चेक करेंगे ना, तो देखिए ये स्टेबल हो जाती है लगभग। तो इस तरीके से ये बीपीएच स्टेबल है। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है कि अगर बीपीएच बन गई है तो या तो आप ऑन ऑफ पे डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर लो, या फिर ऑन ऑफ पे तो वोल्टेज आते होंगे क्योंकि थोड़ा सा ट्रिगर हो रहा था, या फिर अपन बक चेक करके एक बार देखेंगे। तो अपन बक चेक करते हैं। तो एक तो आपने चेक किया, बीपीएच तो बनी गई, अब हम चलते हैं बक चेक करने, ठीक है। तो ये पहली जो बक है, यहाँ पे अगर जब आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये वीपीए होती है, ये वोल्टेज बनेगी सिम लगाने के बाद, ठीक है। अब हम दूसरी वोल्टेज इस पे चेक करते हैं, ये जो है कोर की सप्लाई है, तो इस कॉइल पे ना चेक करके हम इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं। 0.6 से 1.2 बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.6 तो नहीं बन रहा है ना, 1.2 बन रहा है। हाँ कुछ वोल्टेज में फ्लक्चुएसन हो रहा है, सॉरी मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, सॉरी। देखिए यहाँ पे बनने चाहिए 0.6 से 1.2, लेकिन देखिए बक यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे दूसरी कॉइल पे वोल्टेज चेक करते हैं, तो दूसरी कॉइल पे यहाँ पे कर लो, या ये वाली, ये इस कैपेसिटर से होके जा रही है, तो देखिए यहाँ पे भी 0.1 के आसपास वोल्टेज बन रहे हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तीसरी कॉइल ये वाली है, यहाँ पे 1.8 बनना चाहिए, तो एक बार चेक करते हैं 1.8 बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए 0.01 बन रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप है 0.2। और जो लास्ट वाली कॉइल आप देख रहे हो ना, ये वाली यहाँ पे हमारी होनी चाहिए, ये है 1.4 लोअर एलडीओ। तो इस कॉइल पे अगर आप चेक देखिए, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब इस फ़ोन में अगर देखा जाए तो पूरी बकें ड्रॉप है, इसमें कोई भी बक वोल्टेजेस नहीं बन रही है। इसके अंदर बस एक चीज़ बन रही है, क्या बन रही है, इसके अंदर बस बीपीएच यहाँ पे जनरेट हो रही है, देख सकते हैं आप, बाकी पूरी बक क्या है, ड्रॉप है। तो यहाँ पे फॉल्ट हमारा मिल गया है कि इसके अंदर चार्जिंग सेक्शन तो इनिशियलाइज हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे 0.6 एम्पियर का कंजप्शन है, लेकिन जब मैं ऑन ऑफ को दबा रहा हूँ तो कोई ट्रिगर इसीलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि इस पर बक पूरी ड्रॉप है। तो अब यहाँ पे अपन को समझना होगा कि किसी भी फ़ोन में अगर बक वोल्टेजेस ड्रॉप होती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए जब भी बक वोल्टेज ड्रॉप हो तो सबसे पहले हमें बक कॉइल की सॉर्टिंग चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखो चार्जर यहाँ पे निकाल लेंगे ये, और यहाँ पे जो हमारी बैटरी है इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे, बैटरी नहीं लगी होनी चाहिए। और ये जो बक कॉइल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी सॉर्टिंग चेक करना है सबसे पहले। हो सकता है अगर आपके फ़ोन में अगर कोई कॉइल शॉर्ट कर जाए तो उस सिचुएशन में भी हमारे फ़ोन के अंदर जो है कि बक जनरेट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं डायोड मोड पे, ठीक है, ये मैंने कर लिया डायोड मोड पे। और मल्टीमीटर की रेड वाली जो प्रोब है इसको अपन ग्राउंड लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और देखिए मैंने ग्राउंड लगा लिया, रेड वाली याद रखिएगा, देखिए रेड प्रोब को ग्राउंड लगाना है। और ब्लैक वाली प्रोब से हमको चेक करना है, मैं इस स्टील में रख लेता हूँ। तो देखिए किसी भी कॉइल की जो रीडिंग है वो 0.00 नहीं आनी चाहिए, या लो रीडिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब होगा शॉर्ट है। तो अपन चेक करना शुरू करते हैं। तो पहली कॉइल की रीडिंग देखो, यहाँ पे चेक कर लो या इस कैपेसिटर पे चेक कर लो, चार्ज चलेगा। 0.426 है, इसका अंदर ये लाइन शॉर्ट नहीं है, ये वैसे 4GPA पे जाती है। दूसरी कॉइल ये है, इसकी हम यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं, ये भी रीडिंग शॉर्ट नहीं है, आप देख सकते हैं 0.006 है, ठीक है। तीसरी जो कॉइल है ये वाली है, इसकी रीडिंग ले लेते हैं, और ये है, ये भी शॉर्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। और चौथी कॉइल ये है, और इसकी रीडिंग भी यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। और पांचवी कॉइल यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो कॉइल तो कोई भी लाइन, बक लाइन शॉर्ट नहीं है। और यहाँ पे अगर जाते हैं तो इस कॉइल को भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी शॉर्ट नहीं है, देखो। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के देखा जाए तो कोई भी बक लाइन यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, ठीक है।
अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर पूरी बग नहीं बने तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर कोई फ़ोन इस टाइप का आपके पास आता है और उसकी बग जनरेट नहीं होती है, देखिए बग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार बग कुछ बनती है, कुछ नहीं बनती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बग में फ्लक्चुएशन होता है और कई बार ऐसा होता है बग बनती ही नहीं है। तो हमारा जो केस है वो बग नहीं बन रही है। तो बग ना बनने के क्या क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर किसी फ़ोन में बग जनरेट नहीं हो रही है तो सबसे बड़ा रीज़न उसकी चार्जिंग आईसी भी हो सकती है। क्योंकि जब हम चार्जर लगाते हैं तो इनिशियल स्टेज पे चार्जिंग आईसी पावर आईसी को ट्रिगर करती है। तो कई बार चार्जिंग आईसी या पावर आईसी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो ट्रिगर सीक्वेंस होता है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारी बग जनरेट नहीं होती है, लेकिन उसमें हम ऑन ऑफ को प्रेस करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर कोई बग शॉर्ट कर जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि बग जो लाइनें होती है जो पावर से निकल के सीपीयू में जाती है, अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो पावर आईसी अपनी इनिशियली जितनी भी बग वोल्टेज है इसको ड्रॉप कर देती है और शट डाउन हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी बग नहीं बनती है। तो अभी मैं आपके सामने मैंने चेक किया, कोई भी बग लाइन शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होती तो हमें शॉर्टिंग को निकालना पड़ता। अगर अभी भी बग नहीं बनती है तो एक बार आप पावर आईसी को हीट मार के एक बार मूव करके देखें। कई बार पावर आईसी ड्राई हो जाने से भी बग जनरेट नहीं होता है। अगर ये फ़ोन क्वालकम का होता बाय द वे, तो क्वालकम के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है एसपीएमआई डाटा, एसपीएमआई क्लॉक। ये दो लाइन आती है सीपीयू के अंदर से जो पावर आईसी की प्रोटोकॉल लाइंस होती है। तो कई बार फ़ोन ड्रॉप डाउन होता है, जैसे ये भी ड्रॉप डाउन हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो लाइनें ब्रेक हो जाए या सीपीयू से इनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारी पावर आईसी के अंदर बग में फॉल्ट आता है। तो खैर अभी वो बात की बात है, क्योंकि ये एसपीडी प्रोसेसर है तो उसके अंदर एसपीएमआई प्रोटोकॉल नहीं है। इसके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल है। तो इससे भी ये फॉल्ट आता है, पावर आईसी खराब हो जाए तब भी ये फॉल्ट आता है। अब मेन पॉइंट पे हम आते हैं। देखिए, कभी अगर आपने सर्किट देखा हो, वैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, इस मॉडल का सर्किट नहीं है लेकिन ये आईसी किसी दूसरे मॉडल में लगती है, उसका मैं दिखा देता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि पहली बग बन के जाती है सीपीयू के अंदर तो उसका फीडबैक आता है, ठीक है। फिर दूसरी बग जाती है, फिर उसका फीडबैक आता है। तो अगर कभी कभी फ़ोन ड्रॉप डाउन जब होता है, जैसे फ़ोन गिरा, ड्रॉप हुआ और सीपीयू के अंदर इनिशियली बॉलें अटैच्ड हो गई, जैसे उसकी बक लाइन की बॉलें जो फीडबैक लाइन है कहीं अटैच हो गई या इनिशियली बॉलें अटैच हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी बग नहीं बनती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ़ोन्स में सेट डेड आता है और हम सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं और सेट ठीक हो जाता है। वो अलग बात है, उसमें हमें पता नहीं चलता कि फॉल्ट कहाँ था। हाँ, फ़ोन ठीक हो गया, हमने कस्टमर से पैसा ले लिया, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, क्यों वो फ़ोन सीपीयू रिवॉल्व होने के बाद ठीक हो गया, ये हमें पता नहीं चल पाता। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इस फ़ोन में। अभी मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, मैं इसको पहले ना पावर आईसी को थोड़ा सा हीटअप करके देखता हूँ। हो सकता है पावर आईसी को हिट करने से हमारी बग बन जाए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट तो कहीं है नहीं। अभी रिसेंटली मेरे पास देखो पावर आईसी तो है नहीं, ठीक है। इसकी जो एसपीडी की पावर आईसी है 2721 मेरे पास पड़ी नहीं है कि मैं इसको तुरंत चेंज करके देखूं, लेकिन मुझे पावर आईसी का फॉल्ट ये लग नहीं रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें एक बार इसका सीपीयू उतारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा ड्रॉप डाउन केस है और इसके अंदर बग पूरी ड्रॉप हो रही है। तो मेरा एक अंदाज़ा ये जा रहा है कि हो सकता है कि जो बग सीपीयू में जा रही हो उसका फीडबैक ना आ रहा हो, या कहीं फीडबैक इनिशियली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण हमारी पावर आईसी ने पूरे बग को ड्रॉप कर दिया। और वैसे भी जब हम ऑन ऑफ को प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा डायरेक्ट कुछ सेकंड के लिए 200 के आसपास एम्पियर लेके जीरो हो जा रहा है। ये एबनॉर्मल है, टू मच एबनॉर्मल है। अगर समथिंग, अगर थोड़ा बहुत भी अगर एम्पियर प्रॉपर स्टेबल होता तो हम कुछ और जगह जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा एम्पियर ले रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सीपीयू का फॉल्ट हो सकता है, लेकिन पहले मैं पावर आईसी को थोड़ा मूव करके देखता हूँ। तो एक बार मैं इसकी पावर आईसी को मूव करके देख लेता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा ना आपको सर्किट का भी नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक डीप नॉलेज मिलनी चाहिए। डेप्थ में किसी चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। आप इसको समझो कि अगर किसी का सर्किट, अगर आपको SC2721Z ये पावर आईसी का सर्किट ना हो तो क्या करना चाहिए। आपको जस्ट यहाँ पे जाना है पीसीबी कंपेटिबिलिटी पे, और यहाँ पे जाके लिखना है SC, पावर आईसी का नंबर है
2721, ठीक है, और एक बार सर्च करना है। तो देखो इस मॉडल का तो सर्किट अपने पास नहीं है, लेकिन ये आईसी और कहाँ कहाँ लगी है देखिए आप, बहुत सारे फ़ोनों में लगी है। तो मैं एक इन्फिनिक्स का फ़ोन ले लेता हूँ, इन्फिनिक्स का X6511 का, इसमें भी ये आईसी लगी है और यहीं से हमको पूरा डाटा मिलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ, देखिए इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन में, ये मैं स्कीमेटिक में गया, इन्फिनिक्स में गया और X6511 यहाँ पे गया और स्कीमेटिक को मैंने ओपन किया, देखिए, और लेआउट को भी ओपन किया, ये खुल गया। यहाँ पे जो ये पावर आईसी है, ये वही वाली पावर आईसी है जो अभी हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो इसको मैं डबल क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ, देखिए, और स्कीमेटिक में जाके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आईसी का नंबर है U200, इसका ए डिपार्टमेंट है पावर का, और नीचे चलते हैं या ऊपर, इसका बी डिपार्टमेंट, ये देखिए आ गया, देखो यहाँ लिखा है ना PMU पावर। तो आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, इसको आप समझो। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ बक कॉइल की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, जो अभी मैंने बक कॉइल आपको दिखाया ना, देखो यहाँ पे कितनी बक कॉइल थी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, पावर आईसी के पास 5 बक कॉइल्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इन पांचों बक कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, आप यहाँ से पता कर सकते हो कि कौन सी बक कॉइल पे कितनी वोल्टेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा है, पहली बक कॉइल जो है, ये आउटपुट जो वोल्टेज है, कितना एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है, देखो यहाँ पे 4000 मिली एम्पियर यानी 4 एम्पियर का करंट जनरेट कर रहा है। और मैं आपको बताता था 0.6 से 1.2 की वोल्टेज बनती है, और डिफ़ॉल्ट ऑन यानी चार्जर लगाने पे बननी चाहिए। दूसरी भी सीपीयू के लिए है, तीसरी भी सीपीयू के लिए है, और चौथी भी सीपीयू के लिए है। जो पांचवी वोल्टेज है ये पीए के लिए, आप देखो, और ये वोल्टेज देखो यहाँ पे ऑफ है, मतलब ये सिम लगाने के बाद बनेगी। मतलब ये हुआ कि ये चारों वोल्टेज बननी चाहिए थी जो नहीं बनी, ठीक है। अब बनी क्यों नहीं, इस देखो यहाँ से आप देख सकते हो कितना एम्पियर का करंट जनरेट होता है, वोल्टेज कितनी होगी, देखो मैंने बताया था 0.6 से 1.2, 0.6 से 1.2, 1.4 एंड लो एलडीओ, और यहाँ पे मैंने बताया था 1.8, है ना। और ये वाली तो बनेगी नहीं अभी। तो देखो ये इसकी पीएम है, ये वाली। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहली बक यहाँ पे बन के निकल रही है, देखो यहाँ पे देखो, इसका नाम है वीडी कोर, ये सीपीयू पे जा रही है, ये निकल के जाती है और सीपीयू पे जाती है। और जैसे ये सीपीयू पे जाती है तो इसका देखो यहाँ पे ना फीडबैक आता है, आप देख रहे हो। उसके बाद ये दूसरी वोल्टेज बनती है सीपीयू के लिए, ये वाली VDD-ARM की, और इसका भी देखो यहाँ पे फीडबैक आ रहा है। आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तीसरी वोल्टेज देखो बन के निकल रही है और इसी में जा रही है, मतलब ये हाई लो एलडीओ है, वैसे 1.4 है, लो एलडीओ है। तो ये सीपीयू के अंदर नहीं जाती है, तो देखो इसका यहाँ पे फीडबैक भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट वोल्टेज है VDD 1.8 के आसपास। तो आपको पता है ये वोल्टेज सीपीयू के लिए नहीं बनी है, ये पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसीलिए इसका भी देखो फीडबैक नहीं है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, एक पीए की वोल्टेज निकल रही है, तो ये तो वैसे भी नहीं निकलेगी, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये बेसिकली निकलेगी सिम लगाने के बाद। तो यहाँ पे फंडामेंटली देखा जाए तो 4 कॉइल पे वोल्टेज बग बननी चाहिए, लेकिन किसी कॉइल पे नहीं बन रही है। तो देखो पहला मेरा कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है पावर ख़राब हो, इसीलिए, क्योंकि एसपीडी का सीपीयू है, तो पावर में फॉल्ट ज़्यादा आता है। तो पावर आईसी को आप रिप्लेस करके देख सकते हो। दूसरा है कि बग शॉट है नहीं इसमें। तीसरा मुझे थोड़ा डाउट ये लगता है कि सीपीयू अगर इनिशियली अगर फॉल्टी हो जाए, कई बार बॉल्स की भी दिक्कत आती है, ये फीडबैक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस सिचुएशन में हमारी जो ये पावर आईसी ये डिसेबल हो जाती है और ये पूरी बग बनानी बंद कर देती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारी बग जनरेट नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं इसका पावर आईसी पे हीट करके देखता हूँ, अगर फिर भी बग नहीं बनती है तो फिर मैं सीपीयू को एक बार रिवॉल्व करके देखूंगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, पहले पावर आईसी पे काम करके देखते हैं, क्योंकि नई पावर आईसी तो मेरे पास देखो है नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको पीसीबी होल्डर में फिक्स करता हूँ बोर्ड को, ठीक है। थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसको।
कई बार इससे भी बग जनरेट हो जाती है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है। तो बस मैं एक बार अप्लाई करके देखता हूँ। एक बार थोड़ा मूव कर देना चाहिए। बस मैं कैपेसिटर को उठा के देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूव हुई होगी कि नहीं। इससे क्या होता है कि मूव कर देने से एक बार कई बार चल जाता है, ठीक है। और फिर देखते हैं, अगर अभी भी नहीं, अगर बग बनती है तो एक बार फिर सीपीयू को उठाने की कोशिश करेंगे हम, और मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम आई थी। मल्टीमीटर की लाइट ऑन है, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं बग बन रही कि नहीं बन रही, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो, पहले तो बीपीएच देख चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बीपीएच तो बन गई 4 पूरी प्रॉपर, और इस पे तो नहीं बनेगी, इस पे चेक करते हैं। देखिए अभी भी बग यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जनरेट नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि फ़ॉल्ट अभी भी स्टेबल है, अभी भी फ़ॉल्ट ठीक नहीं हुआ है। अब चलते हैं हम एक बार सीपीयू को एक बार उतारते हैं और देखते हैं कि क्या सीपीयू से फ़ॉल्ट है। तो इस तरीके से सीपीयू के ऊपर एक ये कवर है, तो इसको हम निकाल के देख लेते हैं कि हमें सील्ड काटने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, या हो सकता है इस कवर को निकालने के बाद सीपीयू आराम से बाहर आ जाए, सील काटने की ज़रूरत ना पड़े। तो हल्का सा हीटअप करके आप इस कवर को इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, जहाँ तक इस फ़ोन में हमने देखा है कि सील काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऊपर का जो है निकालने से ही सीपीयू को आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सीपीयू आपके सामने है, और हीट सिंक जो पेस्ट है ऊपर लगा हुआ है सीपीयू का, ये आपका स्पेक्ट्रम का सीपीयू है, और इसके ऊपर ये हीट सिंक ग्लू, इसको बाहर निकाल लेते हैं ये। तो चलिए अब सीपीयू को हम निकालते हैं बाहर। तो अब हम सीपीयू को एक बार निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो इसकी बगल में मेमोरी है उसको कवर कर लेता हूँ, और फ्लक्स लगा के हम सीपीयू को निकालते हैं। वैसे इस फ़ोन का जो सीपीयू है वो पेस्टेड नहीं है, तो सीपीयू को ईज़िली निकाला जा सकता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी सैमसंग के अभी बोर्ड आ रहे हैं, जो जैसे एसपीडी के या एमटीके के जो बोर्ड आ रहे हैं आजकल, ये बहुत मतलब ये बोर्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो थोड़ी सी आप केयरफुली निकालें। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने सीपीयू को निकाल लिया है, और जो ऊपर लेफ़्ट साइड में जो कॉर्नर है वहाँ पे मुझे कुछ बॉल्स डैमेज सी लग रही हैं। अभी क्लीन करके ही पता चलेगा। तो एक बार हम सीपीयू को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये वीडियो मैंने इसको इस तरीके से इसीलिए बनाया है क्योंकि जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उनको पूरा प्रोसेस भी पता चले। मैं इस वीडियो को स्किप कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, ताकि आपको भी पता चले कि प्रॉपर काम कैसे होता है, कैसे सीपीयू निकाल के कैसे इंस्टॉल करता है। तो इसमें फ्रेशर्स भी देख सकते हैं, और जो ऑलरेडी काम करते हैं जो लोग, वो भी इसको इस वीडियो का को एंजॉय कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो एक बार हम पूरी बॉल्स को क्लीन कर लेते हैं। एक कॉर्नर पे कुछ बॉल्स डैमेज है, मुझे लगता है कि ये फिज़िकल डैमेज फ़ोन है और फॉल डाउन हुआ होगा। इससे सीपीयू के अंदर की जो बॉल्स हैं कुछ डैमेज हुई हैं, और इसीलिए बक ड्रॉप हो गई थी। तो अभी पूरा क्लीन करके हम देखेंगे कि कौन सी बॉल डैमेज है, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्लैरिटी वैसी नहीं दिख रही है कि आपको ऐसे दिख जाए, लेकिन मुझे दिख चुका है। एक्चुअल में पहले मैं 0.7x पे काम कर रहा था लेंस पे, तो अभी मैं 0.5x पे काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा क्लैरिटी डाउन हो गई है। तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पूरा क्लीन कर लिया। देखिए क्लोज़ करके मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे इस कॉर्नर पे देखिए कुछ बॉल यहाँ पे डैमेज है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 बॉल्स डैमेज है, 4 बॉल्स डैमेज है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इनके पैड को बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पेस्टेड तो था नहीं। अगर पेस्टेड सीपीयू निकालते और बॉल डैमेज होती तो चलो समझ में आता कि मेरे से डैमेज हुई है, लेकिन आप देखो यहाँ पे ये बॉल जो है ना, ये नॉन पेस्टेड की डैमेज होने का मतलब ये बॉल पहले से डैमेज थी, देखिए। तो इसको हल्का हल्का स्क्रैच करके हम इसके पैड को बना लेते हैं, और उसके बाद हम सीपीयू को एक बार इंस्टॉल करके देखेंगे, ठीक है। देखिए
ये कुछ पैड्स यहाँ निकले हुए हैं। तो इससे ये बोल सकते हैं कि ये जो फ़ोन था ये फिज़िकल डैमेज फ़ोन था। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में काफ़ी सारे पैड्स आते हैं और ये इसको हमें बनाना नहीं पड़ता, इस तरीके से ये रेडीमेड होते हैं। बस इसको रख के हमें सोल्ड करना होता है और यूवी मास्किंग करके और इसको स्क्रैच करके और बस आईसी को लगा दो, बस इतनी काम होता है। तो इस तरीके से पैड को हमने यहाँ पे पूरे हमने इंस्टॉल कर लिया और इसको एक बार यूवी मास्क से एक बार टाइट लगा देंगे तो ये फिक्स हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप वीडियो को देखने के बाद अपना व्यू और कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसको डायग्नोसिस करना, फिर इसको फिर बनाना, फिर उसके बाद से सेट को फिर ऑन करना, ऑन हुआ नहीं हुआ, क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है और इसको एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप लोग अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस टाइप के वीडियोस अपलोड करने में, ताकि आपको भी प्रॉपर नॉलेज मिल सके, क्योंकि मैंने इसके एक एक स्टेप को आपको डिस्प्ले करने की कोशिश की है। ठीक है, और जैसे कभी कभी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद सेट ऑन नहीं होता है, उसके अंदर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फिर वो वीडियो फिर नहीं मैं अपलोड कर पाता हूँ। क्योंकि वीडियो वही अपलोड होता है जो जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, आपको नॉलेज मिले कि हमने उसमें क्या किया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए मैंने यूवी लगा के अब यहाँ पे पैड्स को मैं पूरा टाइट कर रहा हूँ पहले, और उसके बाद हम उसको सोल्ड कर देंगे। और देखिए ये पूरा टाइट हो गया पैड, और इसके बाद अब हम इसको एक बार सोल्ड कर देते हैं फटाफट कटिंग करके। देखिए ऊपर भी हमने पैड लगा लिया पूरा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये टाइट हो गया है पूरा। अब कट करके और इसको जस्ट सोल्ड करके और स्क्रैच कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि आजकल के जो ग्रीन बोर्ड आ रहे हैं ना, इस पर आप जब असेंबली यूज़ करोगे तो ज़्यादातर 2008 की यूज़ करना, जो स्पायरल नोजल वाली होती है। अगर आप नॉर्मल 857 या नॉर्मल असेंबली यूज़ करते हो तो कई बार बोर्ड के फूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़े। ये बोर्ड बहुत कमज़ोर टाइप के होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमने पैड को फिक्स कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। जो ऊपर एक पैड आप देख रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 पैड ही बनाने होते हैं। वो ग्राउंड से अटैच्ड है तो एनसी है, तो उसको मैंने इसीलिए छोड़ दिया। बाकी जो 3 पैड हैं इसको हमने बना लिया है। देखिए इसके अलावा अभी ये देखिए इसको स्क्रैच कर लिया हमने और बस रेडी है। अब स्क्रैच करने के बाद अब हम सीपीयू में इंस्टॉल करेंगे फटाफट। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो नया बैच है वो 1 फरवरी से स्टार्ट है। तो अगर आपको अगर डिप लेवल पे स्कीमेटिक की नॉलेज लेनी है और 5G फ़ोन्स की ट्रेनिंग लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके सीट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हैं। आप प्ले स्टोर में जाके सेलफोन सॉल्यूशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग। जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए ये है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ऑलमोस्ट ये यहाँ पे कुछ ग्राउंड निकला हुआ था, इसको भी हमने कवर कर दिया। कई बार जैसे 2 बॉल के बीच में ग्राउंड निकला होता है तो सीपीयू लगाने के बाद शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं, तो उसको भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया कि कोई कमी ना रह जाए। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, और हल्का हल्का इसको स्क्रैच कर देते हैं ताकि सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल हो जाए। अब हमने यहाँ पे बोर्ड को लगा लिया है और अब हम सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं। पैड जो डैमेज थे उसको तो हमने रिपेयर कर लिया, अब सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं। एसपीडी का मेरे पास स्टेंसिल तो है नहीं, तो मैं यूनिवर्सल से ही रिवॉल्व करूँगा। तो फटाफट सीपीयू को हम क्लीन करते हैं। जब भी आप सीपीयू को क्लीन करें तो इसका जो आयरन का टेम्परेचर होता है 330 से ज़्यादा ना रखें।
अगर 330 से ज़्यादा रखने पे कई बार ना ये जो सीपीयू के नीचे का जो ग्रीन कलर का जो मास्क होता है वो उतर जाता है और फिर बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक बार सीपीयू को हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। देखिए ये इस टाइप से, और सीपीयू को क्लीन करने के बाद एक बार हम देखिए 2 प्रिंट भी डैमेज है, देख सकते हैं आप सीपीयू के, लेकिन वो मैंने चेक किया है, वो प्रिंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर ये फिज़िकल डैमेज फ़ोन है तो इस तरीके से डैमेजेस हैं इसमें। ठीक है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं चेक कर चुका हूँ मैं। अब इसको हम सीपीयू को रिवॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर सीपीयू के ऊपर आपको कहीं ब्लैकिश कलर का अगर कुछ भी अगर दिखता है तो आप एक जो आयरन ब्रश आता है उससे क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही रिवॉल्व हो जाएगा। तो एक बार हम सीपीयू को प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने अभी यूनिवर्सल से ही रिवॉल्व किया है, ये हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। और जब भी आप यूनिवर्सल से सीपीयू को रिवॉल्व करें तो बॉल के छोटा बड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो आप इसमें ब्लेड से उसको एक बार बॉल्स को कटिंग करके और फिर दोबारा पीपीडी यूज़ करके बॉल्स को सही तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारा जो मैंने बनाई है बॉल ये एक बार में ही क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब आईसी को लगा के आईसी को इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार फटाफट, और फिर देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं, यानी बग बनती है कि नहीं। ये सीपीयू इंस्टॉल हो गया। अब जस्ट इसको इंस्टॉल करके हीट करके बस लगा लेना है। आप जब भी सीपीयू को इंस्टॉल करें तो एक बार मूव करना बहुत ज़रूरी है। ये सीपीयू ये मूव कर चुका है, मतलब सीपीयू इंस्टॉल हो गया है। थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ एक बार, ये देखिए ये हल्का सा मूव करा लेते हैं ताकि प्रॉपर इंस्टॉल हो जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सीपीयू को निकाला और कुछ पैड डैमेज थे उसको रिपेयर किया और सीपीयू को अब इंस्टॉल कर लिया है। अब चलिए सीपीयू को इंस्टॉल करके देखते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि हमने सीपीयू रिवॉल्व कर लिया है। चलिए मैं आपको बग चेक करके दिखाता हूँ कि अब बग वोल्टेजेस बनी कि नहीं। अगर बग बन गई तो हमारा फ़ोन ऑन हो गया, और अगर बग नहीं बनी तो हमें फर्दर दूसरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। तो बग को चेक करने के लिए आप सबको पता है कि सबसे पहले हम चार्जिंग केबल को कनेक्ट करते हैं। तो मैं इसको एक बार पैनल में ही फिट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर चेक करा पाऊँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पैनल में चार्जिंग के पत्ते को मैंने फिट कर दिया, और यहाँ पे हम बैटरी को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये बैटरी और चार्जिंग फ्लेक्स मैंने डिस्प्ले कनेक्टर नहीं लगाया, शुरू से ही मैंने नहीं लगाया, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बार चार्जर को भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहले बीपीएच एक बार चेक कर लेते हैं बनी कि नहीं। तो बीपीएच यहाँ पे बन गई। अब ये वाली कॉइल पे तो वोल्टेज वैसे भी नहीं बनेगी, आप सबको पता है। अब दूसरी कॉइल पे इस पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पे चेक करने पे हमारी 0.8 बन चुकी है। ठीक है, और दूसरी ये वाली कॉइल है, इस पे चेक करते हैं, इस पे 1.1, ये भी सही है सीपीयू के लिए। और तीसरी कॉइल है ये वाली, ये यहाँ पे 1.8 शायद बनती है। तो आपने देखा था, तो यहाँ पे देखते हैं ये भी बन चुकी है। और ये वाली जो कॉइल है यहाँ पे 1.4 के आसपास बनती है, ये भी बन चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे। इसका मतलब आपको लग रहा है कि बग बन चुकी है, मतलब सीपीयू ही फॉल्टी था। तो अब हम सेट को एक बार ऑन करके मैं दिखाता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में बग बनने के बाद मुझे उम्मीद है पूरा कि सेट ऑन हो चुका होगा। तो चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो एक बार मैं पूरा फ़ोन को फिट कर लेता हूँ। तो ये मैं डिस्प्ले कनेक्टर और चार्जिंग कनेक्टर और ये अपना बैटरी कनेक्टर लगा लिया मैंने। और सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो आप देख सकते हैं
ये मैंने निकाल दिया है और ये एम्पियर कंजप्शन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग का लोगो आ चुका है। इसका मतलब हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो एक बार मैं फ़ोन को प्रॉपर एक बार ऑन करके देखता हूँ, कहीं स्टक तो नहीं हो रहा या कहीं कोई और फर्दर प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो एक बार फ़ोन को ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये फ़ोन ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कभी भी कोई भी डेड फ़ोन आता है तो उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन इसको करते हैं। और कोई भी जब डेड फ़ोन आता है तो अभी तो ये सिंपल सा फॉल्ट था, इसके अंदर बग ड्रॉप थी। तो हो सकता था कई सारे फ़ोन ऐसे भी आते हैं कि जिसके अंदर बग बन जाती है और उसमें फ्लैक्चुएशन होता है, तो क्या करें। या बग बन गई और उसके बाद भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है और फ्लैक्चुएशन भी नहीं है, तो क्या करें। तो इसके लिए आपको कंप्लीट बूट सीक्वेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।